हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेज, जिसको हिंदी में हम मुहावरा भी कहते हैं। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हर एक साल 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स डैश, यानी ठीक सिर पर कील ठोकना। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सही काम को करना, यानी इंग्लिश में हम कह सकते हैं टू डू द राइट थिंग, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हिज रूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट वन डे, यानी उसका रूखा व्यवहार उसे एक दिन धूल चटा देगा। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है लीक द डस्ट, हमसे पूछा गया कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो लीक द डस्ट का मतलब होता है धूल चाटना। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फॉल डाउन, यानी नीचे गिरना। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि जॉन रीड्स इंग्लिश डैश, यानी जॉन अंग्रेजी कैसे पढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जॉन रीड्स इंग्लिश ऑफ एंड ऑन, यानी जॉन इंग्लिश को रुक रुक के पढ़ता है। सो ऑप्शन नंबर ए ऑफ एंड ऑन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ब्लो हिज ओन टम्पेट मीन्स, यानी ब्लो हिज ओन टम्पेट का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है स्वयं की प्रशंसा खुद ही करना। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कि प्रेज वंस वोन सेल्फ, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि अ डार्क हॉर्स मीन्स, यानी यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया अ डार्क हॉर्स, और हमसे पूछा गया कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि अपने विचारों को या फिर अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखना। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं टू कीप थिंग्स सीक्रेट, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अ सेक्रेड काउ मीन्स। तो देखिए अ सेक्रेड काउ का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कभी निंदा नहीं की जाती है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कभी निंदा नहीं होती है। तो ऐसा हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है अ वाइल्ड गुड चेज। तो देखिए वाइल्ड गुड चेज का मतलब होता है बेकार का प्रयास करना। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं एन यूजलेस एफर्ट, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है अ क्लोज शेप। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि क्लोज शेप का मतलब क्या होता है। तो क्लोज शेप का मतलब होता है खतरा बहुत ही करीब से आकर के जाना, या फिर दूसरे भाषा में कहें तो मौत को छू करके निकल जाना। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं अ नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। तो क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, और कंजूस व्यक्ति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं माइजर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है कमजोर चरित्र वाला व्यक्ति। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैन ऑफ नो सबस्टांस। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में है एट द 11th आवर मीन्स। तो देखिए एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण में, यानी इसको इंग्लिश में कह सकते हैं एट लास्ट मोमेंट, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि स्मॉल फ्राई मीन्स। तो स्मॉल फ्राई का मतलब होता है कोई ऐसी व्यक्ति या फिर वस्तु जो महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। इसको इंग्लिश में कहते हैं अनइम्पॉर्टेंट। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में है अ रेड लेटर डे। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण दिन। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एन इम्पॉर्टेंट डे, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में है बट इन। बट इन का मतलब होता है रुकावट डालना। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं इंटरप्ट, यानी रुकावट डालना या फिर बाधा डालना, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में है ब्रिंग टू लाइट मीन्स। देखिए ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सामने लाना या फिर किसी भी चीज़ का पर्दाफाश करना। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिवील्ड, यानी किसी चीज़ को सामने लाना, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? तो बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता या फिर दुश्मनी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एनमिटी।
सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में है बाई फिट्स एंड स्टार्ट। देखिए बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है रुक रुक के किसी कार्य को करना, यानी इसको इंग्लिश में कह सकते हैं इरेगुलरली, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में है बाई लीप्स एंड बाउंस। तो बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है किसी कार्य को तेज गति से करना, यानी बहुत तेजी से कार्य को करना। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं रैपिडली, यानी तेज गति से, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि ब्लोइंग हिज ओन टम्पेट। अब देखिए यहाँ पे जो लाइन दिया गया है ब्लोइंग हिज ओन टम्पेट, इसका मतलब होता है स्वयं की प्रशंसा खुद ही करना। इसको हम लोग इंग्लिश में बोस्टिंग भी कहते हैं। बोस्टिंग का भी मतलब होता है कि स्वयं का प्रशंसा खुद करना, और ऐसा में ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में है ब्रेक इनटू। तो देखिए ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी कार्य को अचानक से शुरू करना। इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं एंटर बाय फोर्स, और ऐसा में ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक। अब इस नंबर 21 में है बाई हुक और बाई क्रूक। तो बाई हुक और बाई क्रूक का मतलब होता है किसी भी तरह से कार्य को करना। इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं टू मेक पॉसिबल बाई एनी मीन्स, यानी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना और अपने कार्य को कराना। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में है ब्लू आइड बॉयज़। ब्लू आइड बॉयज़ का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा, यानी कोई भी व्यक्ति या फिर वस्तु जब हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो हम इसको कह सकते हैं ब्लू आइड बॉयज़, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फेवरेट्स, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में है कैट नैप। अब देखिए कैट नैप का मतलब होता है ना कि बिल्ली की तरह झपकी लेना। अब बिल्ली कैसे झपकी लेती है भाई, एकदम छोटे से, एकदम चौकन्ना होकर सोती है, उसको जैसे ही कोई आवाज़ आता है वो उठ के बैठ जाती है। तो हम लोग कैट नैप का मतलब कह सकते हैं कि छोटी सी झपकी, यानी इंग्लिश में शॉर्ट स्लीप, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को पूरा करना, यानी इंग्लिश में हम कह सकते हैं कंप्लीट समथिंग, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में है कैट्स एंड डॉग्स। अब देखिए आपने एक सेंटेंस सुन रखा होगा कि इट इज रनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी बहुत ही तेज बारिश हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं मूसलाधार बारिश हो रही है। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत तेजी से कोई कार्य का होना। सो हम इंग्लिश में कह सकते हैं हेविली, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में है कम टू ग्रीफ। कम टू ग्रीफ का मतलब होता है कष्ट को सहना, यानी इंग्लिश में हम कह सकते हैं सफ़र, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में है कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है कि थोड़ी सी संतुष्टि, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्लाइट सेटिस्फेक्शन। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में है करिंग फ्लेवर विथ। अब देखिए करिंग फ्लेवर विथ का मतलब होता है खुद को शामिल करना, यानी स्वयं को शामिल करना। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटिंग इटसेल्फ विथ। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि डॉग इन अ मैंगर। अब देखिए डॉग इन अ मैंगर का मतलब होता है स्वार्थी होना, यानी बिकम सेल्फिश। सो ऑप्शन नंबर बी सेल्फिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में है डंकीज ईयर। देखिए डंकीज ईयर का मतलब होता है लंबा समय, यानी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अ लॉन्ग टाइम। और इसको अगर हमें एग्जाम्पल लेकर देखना होगा तो हम कह सकते हैं कि वी हैव बीन क्लोज फ्रेंड फॉर डंकीज ईयर, यानी हम काफ़ी लंबे समय से बहुत ही करीबी दोस्त हैं। सो डंकीज ईयर का हम मतलब कह सकते हैं अ लॉन्ग टाइम, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में है डन अप। देखिए डन अप का मतलब होता है पूरी तरीके से थक जाना, यानी इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सॉस्टेड। और इसका अगर एग्जाम्पल लें तो हम कह सकते हैं कि आई एम कम्प्लीटली डन अप, यानी मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ। सो ऑप्शन नंबर डी एक्सॉस्टेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में है एवरी इंच अ जेंटलमैन। अब देखिए एवरी इंच अ जेंटलमैन का मतलब होता है पूरी तरीके से, और पूरी तरीके से को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंटायरली। सो ऑप्शन सी एंटायरली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि फिट हर लाइक अ ग्लोब। अब फिट हर लाइक अ ग्लोब का मतलब होता है कि अच्छे तरीके से फिट हो जाना,
और इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं कि परफेक्टली। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि फाइट साई ऑफ। अब फाइट साई ऑफ का मतलब होता है टालने की पूरी कोशिश करना, यानी इंग्लिश में हम कह सकते हैं टू अवॉइड। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि फोम एट द माउथ। फोम एट द माउथ का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टू एंग्री। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली या फिर फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए। अब देखिए, इसका मतलब बिल्कुल आप ये नहीं समझिएगा कि फॉर गुड का मतलब होता है कि अच्छे के लिए, नहीं। क्योंकि ईडियम्स में लिखा कुछ और होता है और उसका मीनिंग कुछ और निकल के आता है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली या फिर फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, यानी हृदय के गहराई से, यानी हम कह सकते हैं कि एकदम निष्ठा से यानी शुद्धता से। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिंसियरली। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि फॉर बेटर और वर्स। देखिए, फॉर बेटर ऑफ वर्स का मतलब होता है ऑलवेज एक्सेप्ट रिजल्ट, यानी अच्छा या फिर बुरा किसी भी प्रकार के परिणाम को एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करना। सो हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं ऑलवेज एक्सेप्ट रिजल्ट्स, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में फेल बैक। अब देखिए, फेल बैक का मतलब होता है कि पीछे घूमना। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं टू मूव बैक और टू टर्न बैक। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि गेट क्रैशर। अब देखिए, गेट क्रैशर का मतलब होता है बिन बुलाए मेहमान, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अनइनवाइटेड गेस्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर समाप्त। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख के जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।